दोस्तों चर्चा करते हैं हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में। यह किस तरीके से बना और इसकी क्या भूमिका है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का जो पहला चैप्टर है प्रारंभिका, जिसमें सेक्शन 1 और 2 है, जिसमें परिभाषा खंड है, इसके इन्फोर्समेंट की बात कही गई है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना और यह कितना प्रभावी है और कितने कहना चाहिए इसका उपयोग लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसमें पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे। आज का जो हमारा यह पहला पार्ट है, जिसमें हम इसके प्रारंभिका एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण की वर्तमान विधियों को समेकित एवं संशोधित करने का अधिनियम। यह है भारतीय गणराज्य के 39वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है, जिसमें अध्याय 1 प्रारंभिका है, मतलब प्रिलिमिनरी है इसकी भूमिका। पहला सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम का क्या नाम रहेगा, इसका विस्तार कहां तक है, ये बात करता है। तो यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम यह है। इसका विस्तार जो है दूसरा में, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है। अर्थात यदि व्यक्ति भारत के नागरिक भारत से बाहर किसी अन्य देश में जाकर भी यदि करते हैं, भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं, भारत का रहने वाला कोई भारतीय सेवक बाहर जाकर किसी विदेश पे जाकर यदि भ्रष्टाचार करता है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 इसके ऊपर लागू होगी और इसके तहत जो दंड है वह दंड का भागी होगा। यह एकदम क्लियर करता है धारा 1। दूसरा है परिभाषाएं, मतलब किसको क्या कहा जाएगा, कौन से शब्द का अर्थ क्या होगा, तो ये परिभाषाएं दी हैं। पहला है सेक्शन 2 के का निर्वाचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। निर्वाचन से अभिप्रेत है कोई निर्वाचन जो किसी अधिनियम के अधीन संसदों के निर्वाचन या किसी विधानसभा, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के निर्वाचन के लिए किसी भी प्रकार के लिए किए जाते हैं। मतलब निर्वाचन सीधे अर्थ है कि कोई संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा, स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा या अन्य कोई ऐसे लोक प्राधिकरण के अंतर्गत यदि किसी चीज का निर्वाचन किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, तो उसे निर्वाचन ही माना जाएगा। अब सेक्शन 2 के 2 सब क्लॉज बी लोक कर्तव्य, जिसे पब्लिक ड्यूटी भी कहते हैं। अब पब्लिक ड्यूटी क्या है इस अधिनियम में, तो इसका अर्थ है कोई ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य की जनता या समाज की रुचि है। कर्तव्य में, पब्लिक ड्यूटी में ये स्पष्ट कहता है कि ऐसा कोई कर्तव्य या कोई ऐसी ड्यूटी जिसमें राज्य की जनता या समाज की रुचि उस पर है, तो यह पब्लिक ड्यूटी कहलाएगा। स्पष्टीकरण है इसमें, राज्य में केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन निर्मित नियम या कोई प्राधिकरण या कोई निकाय जो सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त है, या कोई सरकारी कंपनी जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है। मतलब राज्य के अंतर्गत हम मानेंगे कि प्रांतीय है, राज्य है या कोई ऐसे प्राधिकरण है सरकार के अधीन, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में कोई कार्य है, कोई कंपनी है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संचालित हो रही है, तो इसे हम राज्य के दर्जा मानेंगे और राज्य मानेंगे। अब आते हैं सेक्शन 2C पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। लोक सेवक किसे कहते हैं, ये इस पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बताया है। तो पहला है कोई व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन, लोक कर्तव्य हमने बात किया कि लोक कर्तव्य क्या रहेगा, तो सेक्शन
बी में बताया है राज्य की जनता या समाज की रुचि के अधीन जो ऐसे कार्य होते हैं वो लोक कर्तव्य माने जाएंगे। और लोक कर्तव्य जो है लोक सेवक कैसे करेगा, तो है कोई व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में या अथवा वेतनधीन हो अथवा इसके लिए कोई फीस, कमीशन या पारिश्रमिक प्रदत्त किया जाता हो। मतलब लोग कोई व्यक्ति जो किसी कर्तव्य लोक कर्तव्य के करने के लिए सरकार से वह वेतन ले रहा हो या कोई पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो, कोई कमीशन प्राप्त कर रहा हो, फीस प्राप्त कर रहा हो, वह लोक सेवक के नाते उसे माना जाएगा। कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय निकाय की सेवा में हो और वेतन प्राप्त कर रहा हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्थानीय निकाय जैसे नगरीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, यहाँ पर वह सचिव है या सीएमओ है या फिर कोई कर्मचारी है जिसे सरकार के द्वारा वेतन दिया जा रहा हो, तो यह लोक सेवक के अंतर्गत आएगा और माना जाएगा। इसमें तीसरा है कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य की किसी विधि के द्वारा या गठित किसी नियम अथवा कॉरपोरेशन या किसी निकाय जो सरकार द्वारा उसकी स्वामित्वाधीन हो या उसके नियंत्रणाधीन हो या सहायता प्राप्त है या कोई सरकारी कंपनी जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित हो, उसके अंतर्गत उसे वेतन प्राप्त हो रहा हो, तो उसे लोक सेवक माना जाएगा। चौथे खंड में है कोई न्यायाधीश या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जिसे स्वयं या किसी समूह के सदस्य के नाते न्याय निर्णय का कार्य करता हो। मतलब इसमें है कोई न्यायाधीश हो या फिर ऐसे किसी विधि द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया हो जो कि न्याय करने के लिए प्राधिकृत हो और उसे वेतन दिया जा रहा हो, तो वह भी लोक सेवक के नाते माना जाएगा। पांचवा खंड है कोई व्यक्ति जिसे न्याय निर्णय के संबंध में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी कर्तव्य के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया हो एवं इसमें सम्मिलित है न्यायालय द्वारा नियुक्त समापक, प्रापक या आयुक्त। मतलब न्यायालय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाता है या लिक्विडेटर नियुक्त किया जाता है या रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो वो न्याय के कार्य पे अपना भूमिका निभाते हैं, तो उसे भी लोक सेवक माना जाएगा। अब आते हैं छठवां, कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रकरण या विषय निर्णय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। मतलब इसमें ये कहता है कि कोई ऐसे मीडिएटर जिसे नियुक्त किया जाता है न्यायालय के द्वारा या अन्य ऐसे कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रकरण के निर्णय के लिए भेजा जाता है या रिपोर्ट के लिए भेजी जाती है या कोई ऐसे कार्य के लिए भेजा जाता है, तो उसे भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 2 के 6 पे है। अब बात करते हैं सातवां, कोई व्यक्ति जो ऐसे पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या उसके किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। यह निर्वाचन कार्यखंड का है। किसी ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन के संबंध में कार्य करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या उसके भाग को संचालित करने के लिए रखा जाता है, तो वह भी लोक सेवक माना जाएगा। आठवां है कोई व्यक्ति जो ऐसे पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन या निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है, तो वह भी लोक सेवक है। आठवां। नौवां है कोई व्यक्ति जो किसी रजिस्टर्ड सहकारी संस्था के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगा हुआ है, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य सरकार की किसी विधि के अधीन गठित किसी कॉरपोरेशन, प्राधिकरण या निगम द्वारा जो सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त है या किसी शासकीय कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त है या प्राप्त हो रही है का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदाधिकारी। मतलब किसी रजिस्टर्ड सहकारी संस्था जो कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि में लगे होते हैं या कोई ऐसे कार्य करते हैं
जिसमें सरकार के द्वारा फंड जारी किया जाता है, फंड दिया जाता है। तो इन स्थितियों में अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदाधिकारी के द्वारा यदि अवैध तरीके से पैसे की मांग की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, तो वह भी लोक सेवक माने जाते हैं और उनके खिलाफ भी इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयां सुनिश्चित होगी। अब आते हैं 10वें खंड पे। कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या किसी अन्य नाम से जाने वाला हो का अध्यक्ष, सचिव या कर्मचारी अथवा ऐसे सेवा आयोग या मंडल द्वारा नियुक्त चयन समिति का सदस्य जिसे किसी परीक्षा संचालन अथवा ऐसे सेवा आयोग या मंडल द्वारा उसकी ओर से किसी चयन हेतु नियुक्त किया गया हो। कोई व्यक्ति 11वां, कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का उप कुलपति या सदस्य है या किसी आदिवासी निकाय या लोक प्राधिकरण का प्राध्यापक है, प्रस्तुतकार है, व्याख्याता या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जो परीक्षाओं के संयोजन या संचालन से संबंधित हो, तो वो भी लोक सेवक है। 12वां है, कोई व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी ऐसी संस्था, चाहे जैसे स्थापित की गई हो, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या लोक प्राधिकरण द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है या प्राप्त कर रही है, का पदाधिकारी या कर्मचारी भी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। स्पष्टीकरण पहला है, ऊपर वर्णित उपखंडों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या ना किया गया हो। ये सभी लोक सेवक के श्रेणी पे आते, जो मैंने 1 से लेके 12 तक की जो बताया है वह सभी लोक सेवक के श्रेणी पे आते हैं। इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने कर्तव्यों का, लोक कर्तव्यों का पालन विधिक तरीके से कीजिए। दूसरा स्पष्टीकरण है, जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के पद को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस पद के धारण करने में भी कैसी विधिक त्रुटि हो। चलिए अब बात करते हैं, धारा 1 और धारा 2 हो गई। अब धारा 3 जो कि द्वितीय अध्याय में है, अध्याय 2, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इस अधिनियम के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में बताया है। तो धारा 3, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट की बात है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जैसा वह आवश्यक समझें, निम्नलिखित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अर्थात पहला है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, इस अधिनियम में जहां कहीं दंड की बात कही गई है, इसके निराकरण के लिए, इसकी सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी अधिसूचना के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में वो चाहेंगे उन क्षेत्रों पर विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। दूसरा है, खंड का में विहित अपराधों के घटित करने के लिए किसी षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयास इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, और दूसरा है, खंड का में विहित अपराधों के घटित करने के किसी षड्यंत्र, दुष्प्रेरण या प्रयास के लिए। दूसरा है, कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्हत ना होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ना हो या रह ना चुका हो। मतलब इसमें सीधी बात करता है कि यदि कोई सत्र न्यायाधीश है या अपर सत्र न्यायाधीश हैं या अन्य सहायक न्यायाधीश हैं, तब ही इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 4, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण, मतलब केसेस ट्रायल बाय स्पेशल जज। सेक्शन 4 की बात है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि वर्तमान में BNSS हो गया है, भारतीय न्याय
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकरणों का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। दूसरा है धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण उस क्षेत्र के लिए नियुक्त या उस अपराध के विचारण के लिए नियुक्त या यथास्थिति विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, या उस क्षेत्र में यदि एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे नियुक्त किया गया हो। तीसरा है किसी मामले के विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त ऐसे अपराधों की सुनवाई भी कर सकेगा जो BNSS के अधीन उस अभियुक्त पर उस विचारण के साथ अधिरोपित किए गए हों। मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामले या अधिरोपित व्यक्ति के ऊपर अन्य यदि कोई मामले जो BNSS के मसले के तहत BNS के तहत दंडित अपराध का भी उनके द्वारा विचारण किया जा सकेगा। BNSS में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण दिन प्रतिदिन के आधार पर करेगा। सबसे जो मुख्य बात है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जो ट्रायल होगी वह डे टू डे होगी। मतलब आज केस लगा, फिर कल लगेगा, फिर परसों लगेगा, इस तरीके से डे टू डे इसकी हियरिंग होगी, डे टू डे इसकी सुनवाई होगी। ऐसा इसमें विशेष प्रावधान इस अधिनियम में दिया हुआ है। पांचवा है सेक्शन 5, विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया। जो स्पेशल जजेस होंगे उसकी अधिकार और इसकी क्या प्रोसीडिंग है ये बात करता है। विशेष न्यायाधीश किन्हीं अपराधों का संज्ञान उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना कर सकता है और विचारण के लिए BNSS में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाएगा। जैसे मजिस्ट्रेट को वारंट मामले में प्रक्रिया अपनाई जाने की है, वैसे ही इसमें वारंट मामले की तरह इन्हें विचारण किया जाएगा। विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरण के रूप में संबंध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में समस्त परिस्थितियों की जिनकी उसे जानकारी है पूर्ण और सत्यता प्रकट न कर दे, और BNSS की उपधारा 1 के तहत प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि क्षमादान उस अधिनियम की धारा 307 के अधीन दिया गया है। मतलब इसमें दंड प्रक्रिया की धारा 308 की उपधारा 1 और 5 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307 के बारे में बताया है, जो कि वर्तमान में BNSS के तहत प्रक्रिया संचालित होती है। इसी प्रकार तीसरा में है उपधारा 1 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान जहां तक वह उस अधिनियम से असंगत ना हो विशेष न्यायाधीश की कार्रवाइयों पर लागू होंगे और इन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा। मतलब सरकार की ओर से जो केस का डिफेंस करेगा उसे लोक अभियोजक समझा जाएगा विशेष न्यायाधीश के समक्ष विचारित प्रकरण पर। चौथा है उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का धारा 326 और 475 के प्रावधान जहां तक संभव हो विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू होंगे और इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। विशेष न्यायाधीश पांचवा, विशेष न्यायाधीश किसी दोष सिद्धि व्यक्ति को जो उस अपराध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है जिस अपराध के लिए वह व्यक्ति दोषित हुआ है। छठवां है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायाधीश दंड
विधि संशोधन द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। अब आप बात करते हैं छठवां, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, सेक्शन 6, जहां विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा 1 में विहित अपराध का विचारण किसी लोक सेवक जिसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12 का की उपधारा 1 में वर्णित विशेष आदेश अथवा उस धारा की उपधारा 2 के खंड का के उल्लंघन का आरोप है तो इस अधिनियम की धारा 5 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश उस अपराध का संक्षिप्त विचारण करेगा और संहिता की धारा 262 से 265 दोनों को सम्मिलित करते हुए प्रावधान जहां तक संभव होगा लागू करेगा। परंतु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण दोषसिद्धि होने पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह विधि संगत होगा कि वह 1 वर्ष की अवधि तक का दंडादेश दे सकता है। परंतु यह और भी इस प्रकार धारा के अधीन दंड संक्षिप्त विचारण प्रारंभ होने के पूर्व या उसके दौरान विशेष न्यायाधीश को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण ऐसी प्रकृति का है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश आवश्यक होगा अथवा अन्य किसी कारण से अथवा उसका संक्षिप्त विचारण अपेक्षित नहीं है तो विशेष न्यायाधीश पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किसी साक्षी को जिसका की परीक्षण किया जा चुका है पुनः बुला सकेगा और संहिता के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट या वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा या मामले का विचारण जारी करेगा। दूसरा है, इस अधिनियम अथवा दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात की होती हुए भी इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा 1 मास से अनधिक की अवधि के कारावास और 2000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंड दिया गया है और उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन इसके अतिरिक्त कोई आदेश दिया गया हो अथवा नहीं, ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी किंतु उपरोक्त वर्णित सीमा से अधिक दंडादेश पर अपील हो सकेगी। मतलब यदि किसी को 1 मास की दंड और 2000 का यदि जुर्माना दिया जाता है इस अधिनियम के दिन तो उसका अपील नहीं होगा, लेकिन यदि इस दंड से अधिक यदि दंडित किया जाता है तो अपील का प्रावधान होगा। तो जय हिंद। तो इस प्रकार साथियों आपको हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अध्याय 1 और 2 के बारे में बात किया। 1 और 2 में धाराएं कुल 6 हैं। हम अगले चैप्टर में बात करेंगे अध्याय 3 की, जिसमें अपराध और शक्तियों के बारे में बताया है, किस तरीके से अपराध लोग करते हैं और उसमें क्या ऐसे शक्तियां हैं, ऐसे कौन सी पेनाल्टीज हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आपको धारा 1 से लेकर 6 तक स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है सेक्शन 7 से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।